बीपीएससी के जंगे मैदान में जाने वाले सभी परीक्षार्थियों का मेरा हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बार फिर से डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी करेंट अफेयर का वह टॉपिक लाया है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अभी 30 सितंबर को बीपीएससी का 67वीं री एग्ज़ाम होने वाला है और इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने करेंट अफेयर के कुछ उन चुनिंदा टॉपिक्स को चुना है जो शायद अभी आप लोग नहीं पढ़ पाए होंगे, या बहुत सारे करेंट अफेयर के बाढ़ में आप वो मूलभूत करेंट अफेयर आप नहीं पढ़ पाए होंगे जो शायद बीपीएससी हर बार अपने एग्ज़ाम में वो पूछता है। हम पिछले 1.5 सालों का एक सार संग्रह करेंट अफेयर, जिसमें बिहार स्पेशल का भी करेंट अफेयर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी घटनाएं घटी है उनका एक हमने टॉपिक्स तैयार किया है, और बिहार से हो या वर्ल्ड लेवल हो या इंडिया लेवल के जितने भी करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं और जितने भी उन सबसे इम्पॉर्टेंट हैं उनमें से हमने 25-30 ऐसे करेंट अफेयर्स छांट के निकाले हैं जो शायद अगर आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो शायद आपका 10 से 15 नंबर तक आपका बढ़ जाएगा। जब अगर 10 से 15 नंबर अगर आपका ये बढ़ जाएगा तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हमने इतने खास चीज़ बताए हैं कि आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अभी 30 सितंबर को जब एग्ज़ाम हो करके आएगा, आज से जस्ट 2 दिन के बाद, तब आप इस वीडियो के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं आप मिला करके देखिएगा। 10 से 15 करेंट अफेयर्स के सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं यह महासंग्राम, ये महाआहुति आज हम डालने वाले हैं जो आपके 2 दिन के बाद एग्ज़ाम में बिल्कुल तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। आइए अब हम इसका देखते हैं इस करेंट अफेयर्स को। चलिए आइए एक एक करके अब हम सभी को देखते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं ये करेंट अफेयर है, आइए देखते हैं। तो आपको पता होगा पिछले साल हर साल यूएनएफसीसी एक सम्मेलन होता है, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। चलिए तो आज से हम शुरू करते हैं। देखिए पहला है यूएनएफसीसीसी, जिसका हर साल सम्मेलन होता है, हर साल आयोजन होता है। हमने इसको पिछले बार भी गेस किया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पिछली बार नहीं आया, तो हो सकता है कि इस बार ये बीपीएससी में पूछा जा सके। तो इस बार हमें पूरी संभावना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस कन्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका ये पूरा नाम है। तो क्लाइमेट चेंज पर ये हर साल देश के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होता है। तो पिछले साल COP26 जिसका आयोजन 2021 में हुआ, ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है, और मोदी जी वहाँ पर गए हुए थे और वहीं से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का घोषणा उन्होंने किया था कि भारत को कब तक न्यूट्रल बनाना है कार्बन में। इस तरह से तमाम चीज़ें हैं। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पिछले साल यूएनएफसीसी का सम्मेलन कहाँ पर बुलाया गया था? ग्लासगो में बुलाया गया था। एक रैंकिंग निकाला गया है कि देश में सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची निकाला गया है। तो पूरे ऑल इंडिया में बिहार का रैंक 9वां रैंक आया था, जो सबसे बड़े गर्व की बात है और आश्चर्य की भी बात है कि जो बिहार शिक्षा में करप्शन में इतना सबसे पीछे रहता है, सबसे आगे है करप्शन में, शिक्षा में सबसे पीछे, वो थाना में 9वें नंबर पर कैसे आ गया? लेकिन शायद बदलाव की बयार बह रही है। तो अरवल जिला का एक रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन है, ये पूरे बिहार का पहले स्थान पर है और ऑल ओवर इंडिया में 9वें स्थान पर है। तो शायद ये पूछा जा सकता है, पूछने की पूरी प्रबल संभावना है। इसके बाद है 7 नवंबर 2021 को बिहार में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि इस इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है, राष्ट्रपति ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। तो इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति उस समय
एम वेंकैया नायडू ने किया था। तो 7 नवंबर 2021 को बिहार में धर्म धम्म सम्मेलन हुआ था। तो ये कहाँ हो सकता है धर्म धम्म सम्मेलन? तो ये हो सकता है कहाँ हुआ होगा? तो ये नेपाल में हुआ था। ये नेपाल नहीं, आपका ये नालंदा में हुआ था। तो इन सब करंट अफेयर बहुत ही चुनिंदा ये सब टॉपिक्स हैं जिसकी आने की पूरी संभावना है। आगे देखते हैं। 2021 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, जो हर साल ये टाइम्स पर्सन ऑफ निकालता है, ये पूरे विश्व में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोगों को ये सूची जारी करता है। और पिछले कई बार मोदी जी भी टॉप 10 में रहे हैं। तो बीपीएससी का पिछले प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर देखिए, उसमें ये पूछा गया है। तो 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है। एलन मस्क वही है जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी है, सबसे ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट होता है। और स्पेस एक्स नाम का इनका एक सैटेलाइट ये रॉकेट भी है, इसके लिए जाने जाते हैं एलन मस्क। एक है T20 वर्ल्ड कप विजेता 2021 का, T20 वर्ल्ड कप विजेता 2021 का जो T20 होता है, इसका मेल यानी कि पुरुष में जो हुआ T20 उसका भी विजेता ऑस्ट्रेलिया था, और फीमेल जो है उसका भी विजेता ऑस्ट्रेलिया था। तो शायद ये हमें पूरी संभावना है कि बीपीएससी खेल से तो 1-2 सवाल हमेशा पूछती है। तो शायद ये ऐसा ऐसा तो हमें लग रहा है कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि T20 वर्ल्ड कप का महिला विजेता देश या पुरुष विजेता, दोनों का टीम ऑस्ट्रेलिया ही है। इसके बाद एक मनु भंडारी, एक बहुत ही बड़ी साहित्यकार महिला थी ये, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुकी थी ये। तो इनका पिछले साल निधन हो गया था। तो हमने तो पिछली बार गेस किया था कि इनके बुक का नाम पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं पूछा गया। तो संभावना इस बार, बहुत प्रबल संभावना है कि इस बार पूछा जा सकता है। इसमें इनका है अपना बंटी और महाभोज, ये 2 ऐसे बहुत ही चर्चित इनके उपन्यास रहे हैं। तो शायद ऐसा हमें लग रहा है कि इन सब चीज़ों से सवाल पूछा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, अब ये इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, और मेरा दावा है कि इस टॉपिक को आप तैयार करके जाइए और 1 नंबर एकदम से फिक्स करिए अपना। 1 नंबर आपका जो ये फिक्स हो जाएगा। और फिर देखिए, आपको मालूम है कि नीति आयोग जब से बना है तब से वो विभिन्न प्रकार के वो इंडेक्स निकालते रहता है। हमने उन सारे इंडेक्सों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न सूचकांक, ये समय समय पर ये इंडेक्स निकालते रहता है। तो वर्ल्ड लेवल पर जो जो इंडेक्स निकलता है उसी का एक छोटा रूप ये पूरे इंडिया में राज्यों के लिए निकालता है नीति आयोग। आइए देखते हैं कौन कौन सा इंडेक्स निकालता है। सबसे पहले ये है स्वास्थ्य सूचकांक निकालता है, और जा करके बीपीएससी में एग्ज़ाम में आप देख करके आइए, 66वीं हो 65वीं हो, इन सब कोई ना कोई एक आपसे सूचकांक पूछा गया है। इसके बाद एक निकालता है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, एक निकालता है ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, और एक निकालता है ये SDG इंडिया इंडेक्स निकालता है ये। तो 4 तो ये निकालता है। इसके अलावे 3-4 और भी निकालता है, जैसे कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकालता है, लॉजिस्टिक इंडेक्स निकालता है। इस प्रकार के ये सब निकालता ही रहता है। हमें बस ये याद रखना है कि उसमें बिहार का रैंकिंग कितना है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, बिहार की रैंकिंग। बस इतना अगर आपको याद हो गया, 1 नंबर फिक्स है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20। ये पहली बार ये निकाला है, ये पहली बार नहीं है, 2-3 बार ये निकाल चुका है ये। इसमें टॉप पर है, पहले स्थान पर केरला है 82 स्कोर के साथ। स्कोर एकदम याद होना चाहिए आपको। तो दूसरा स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरा है तेलंगाना। अपना बिहार का स्कोर क्या है? तो बिहार 27वें रैंक पर है और इसका स्कोर है 31.00। और सबसे लास्ट में जो है वो है यूपी है, जिसका स्कोर है 30.57। ये स्कोर है यूपी का और बिहार का। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिहार का स्कोर याद होना चाहिए और 100% गारंटी के साथ ये एग्ज़ाम में आ रहा है।
तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग जारी किया है उसके अनुसार बिहार का रैंकिंग कितना है और स्कोर कितना है ये याद होना चाहिए। दूसरा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें पहले स्थान पर है केरला, जहां पर मात्र 0.7% गरीबी है। ये गरीबी का सूचकांक निकाला गया है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गरीब है। गरीब राज्य नहीं, वहाँ के लोग गरीब हैं, तो उसमें बिहार अपने सबसे ज़्यादा गरीब आया है। बिहार गरीब है कि बिहार के लोग गरीब हैं? तो बिहार के लोग गरीब हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पर कितने परसेंट गरीब है? यहाँ पर 51.91% बिहार के लोग यहाँ पर गरीब है यहाँ पर। तो ये तो VVI है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, एकदम 100% कंठस्थ याद होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि कौन से राज्य ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया ला रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, अपने यहाँ बिजनेस स्थापित कर रहा है। उसके मामले में पहला स्थान कर्नाटका का है 18.1 स्कोर के साथ, और लास्ट में है 15वां रैंक है बिहार का 11.58। ये है बिहार का स्कोर है ये। फिर इसके बाद में चौथा है SDG रैंक लाया है, जारी किया है नीति आयोग ने। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लक्ष्य रखा जाता है, 16 टोटल लक्ष्य रखे गए थे, और इसमें 3 टाइप के राज्यों को सूची बनाया गया था। एक आकांक्षी राज्य है, दूसरा है निष्पादन, और तीसरा है फ्रंट रनर। तो बिहार इसमें से कौन से स्थान पर है? तो बिहार का रैंक जो मिला है, अंक मिला है, ये 52वीं रैंक है 52, और सबसे लास्ट में है ये बिहार, सबसे पीछे है एकदम। किसमें है? SDG इंडिया इंडेक्स में 52 स्कोर मिला है। इस तरह से नीति आयोग द्वारा जारी किया गया जो सूचकांक है, ये सूचकांक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न यूट्यूब पर इसको बिखरे बिखरे हुए रूप में आप पढ़ते होंगे। तो पढ़ने का एक तरीका है, सभी चैनल वाले आपको ये पढ़ाए होंगे, लेकिन समझाने का एक तरीका अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। उन सारे चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके आप पढ़ना सीखिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं बिहार में शिशु मृत्यु दर 2019 में, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है समय समय पर, और वो आंकड़े जारी करते रहता है। तो 2019 के लिए बिहार में शिशु मृत्यु दर जो आंकड़े जारी किया गया है वो 29 है प्रति 1000 जीवित बच्चों पर। कहने का मतलब कि 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं हमारे यहाँ तो 29 बच्चे मर जाते हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे अब जाकर के बहुत कम किया गया है। राष्ट्रीय लेवल पर 30 है कि 1000 जीवित बच्चों में 30 बच्चे मर जाते हैं 1 साल के अंदर। तो राष्ट्रीय औसत से हमने कम कर दिखाया है, ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शायद BPSC का नज़र यहाँ आ जाए। इसके बाद है 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2022 का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? ये दामोदर मौजो, कोंकणी ये लेखक हैं, दामोदर मौजो को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसको हमने पिछले बार भी गेस किया था लेकिन आया नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस बार आ सकता है। इसके बाद एक साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा, उनका एक नाटक था सम्राट अशोक। तो इस नाटक के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का दिया गया है। अभी तक 22 का कोई घोषणा नहीं हुआ है, तो वही शायद पूछा जा सके। अब देखिए बिहार के मधुबनी ज़िले में एक जगह है जयपुर, और नेपाल में एक जगह है कुर्था। ये बिहार वाला कुर्था नहीं, नेपाल में ये कुर्था है। तो जयनगर से कुर्था एक ट्रेन अभी शुरू किया गया है, जो बहुत प्रस्तावित था ये बहुत दिनों से ये, और विभिन्न कारणों से ये टलते जा रहा था, लेकिन अंत में फिर ये नेपाल और भारत के सहयोग से पहली रेलगाड़ी यहाँ पर इसका परिचालन शुरू कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बिहार के बारे में हमने वो टॉपिक चुन रखे हैं जो आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके बाद 11 नंबर आप देखिए,
पर कैपिटा इनकम इन बिहार, बिहार में पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितना है बिहार में। तो स्थिर मूल्य और एक वर्तमान मूल्य होता है। तो स्थिर मूल्य पर 34,000 रुपये लगभग है और वर्तमान मूल्य पर 50,000 रुपये एक साल का हमारे बिहार में औसत इनकम है, जो सबसे कम है बिहार में। 28 राज्यों में सबसे 28वें स्थान पर है बिहार पर कैपिटा इनकम में। अब सवाल एक ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टोटल जीडीपी का हमारे यहाँ टोटल जीडीपी का कितना परसेंट, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस जिले का है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पटना का है, सबसे कम पर कैपिटा इनकम शिवहर का है। तो ये दो फैक्ट आपको याद होना चाहिए। बिहार में शहरीकरण कितना परसेंटेज है। अब देखिए हमने थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को भी इसमें शामिल कर लिया है जो हमें इम्पोर्टेंट लगा है। 2011 में बिहार के शहरीकरण 11.3% था और 2020 में अब जाकर के 15.3% हो गया है। तो दोनों आंकड़े आपको याद होना चाहिए। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है। 350 किलोवाट बिहार में ऊर्जा की खपत है। फिजिकल डेफिसिट एक होता है राजकोषीय घाटा, और ये बिहार में पिछली बार बीपीएससी ने ये पूछ रखा था। तो ये परसेंटेज ना पूछ करके टोटल उसका मूल्य पूछा था। तो 25,000 के लगभग राजकोषीय घाटा लगा था। हो सकता है इस बार उसका परसेंटेज पूछ दे, तो 3.4% ये आपको याद रखना है, ये परसेंटेज में घाटा लगा है। एक है ओपन रॉक म्यूजियम बनाया गया है हैदराबाद में, और ये यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है, तो शायद बीपीएससी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं। 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 मार्च को ही हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद फिर 22 अप्रैल आता है, पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम। सितंबर का महीना चल रहा है, इसमें ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। इस तरह से याद रखना है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। ये पहली बार ऐसा सेबी के इतिहास में हुआ है। 1992 से लेकर के 2022 तक का पूरे 20 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है। 30 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला बनी है, इसकी अध्यक्ष बनी है। कॉमनवेल्थ गेम आपको मालूम ही होगा कि इस साल 2022 का कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में। और हमने इसके पिछले वीडियो में और भी हम अपने क्लास के स्टूडेंट को इसके बारे में बता रखा है कि बर्मिंघम से हमने कितना मेडल लाए हैं, किस किस गोल्ड में है या ब्रॉन्ज में और सिल्वर में कितना कितना हमने लाया है, वो सबका बताया गया है। अगली बार 2026 में इसके ऑस्ट्रेलिया में ये खेला जाएगा कॉमनवेल्थ गेम। इसके बाद G20 का कॉन्फ्रेंस 2022 में इस साल कहाँ होने वाला है, इंडोनेशिया में, और 2023 का कहाँ, इंडिया में होने वाला है। ये तो इम्पोर्टेंट है। 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला था, डियोन गुलगुट को मिला था। और 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री, जिनका किताब है रेत समाधि। शायद ये हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन तो आना चाहिए गीतांजलि श्री से संबंधित। और साथ ही साथ आपको पिछले साल का नोबेल प्राइज़ भी आपको याद होना चाहिए, शायद एक सवाल वहाँ से बन सकता है। इसके बाद फिर है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये यूपीएससी ने पिछले साल सवाल पूछा था। हैदराबाद को यूनेस्को ने, हैदराबाद शहर को यूनेस्को ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया था, और ये यूपीएससी ने पूछा है। तो यूनेस्को यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो संस्थाएं हैं उससे संबंधित अगर कुछ भी आता है तो आपको याद होना चाहिए। एक बिहार के ऊपर, बिहार के मजदूरों के ऊपर जब लॉकडाउन लगा था तो उस पर एक किताब लिखा गया था, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। विनोद कापड़ी इसके लेखक हैं। हमने पिछले बार भी इसको गेस किया था, नहीं आया, शायद इस बार आ जाए। अगर नहीं आया इस बार तो समझ जाइए कि अगली बार 68वीं बीपीएससी के लिए एकदम तैयार रहिए आप। इसके बाद थोड़ा सा आ जाइए कुछ मेंस टाइप का जो सवाल कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अभी हमारे केंद्र सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में दो प्रकार से भी रनिंग पर है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम भीम यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और इसका जो ऑनलाइन जितना भी आप पेमेंट करते हैं उसके लिए NPCI बना हुआ है, एक नेशनल NPCI
NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो RBI के अंडर में है, यही सारा देख रेख करती है ऑनलाइन पेमेंट का। तो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आप सोच करके देखिए कि आज से पिछले 5 साल के बाद आप ऑनलाइन कितना ट्रांजैक्शन करते थे और आज अब कितना आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में कितनी सहूलियत हो गई है। एक तो ये है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक दूसरा है हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसका इन दोनों पर बहुत ज़्यादा जोर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं? जब रोड बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, रेलवेज बनाया जाए, एयरपोर्ट बनाया जाए, तो इसको हम कहते हैं भौतिक अवसंरचना, यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसके तहत 2-3 महत्वाकांक्षी योजनाओं को चलाया जा रहा है वर्तमान में सरकार के द्वारा। पहला महत्वाकांक्षी योजना क्या है भाई? पहला है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसका नाम आप सुने होंगे, बस आपको याद ये रखना है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से भारत सरकार 111 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। और इसके तहत क्या बनाया जाएगा? रोडवेज बनाया जाएगा, रेलवेज बनाया जाएगा, हाईवेज बनाया जाएगा, ये सब तरह तरह के ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। दूसरा है कि PM गति शक्ति प्रोग्राम का नाम आपने खूब सुना होगा। PM गति शक्ति है क्या? ये हॉलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि इसके माध्यम से कनेक्टिविटी के सभी साधन जुड़ेंगे, जैसे रोडवेज भी बनेगा, रेलवेज भी बनेगा, हाईवेज भी बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगेगा। तो इसका नाम दिया गया है PM गति शक्ति प्रोग्राम। बस समझ जाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है ये। इसके बाद तीसरा है द भारतमाला प्रोग्राम। तो भारतमाला प्रोग्राम का मतलब ये हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। सड़कों को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम भारतमाला कहते हैं। पूरे भारत को एक माला में जोड़ देना है सड़क के माध्यम से, हाईवेज के माध्यम से। तो ये किससे संबंधित है? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है ये सब। इसके बाद है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये भारत सरकार का भी एक बहुत महत्वाकांक्षी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट, ये ट्रस्ट है एक प्रकार का। ट्रस्ट का मतलब इसमें पैसा फंड डाला जाएगा भारत सरकार के द्वारा और विभिन्न मंत्रालय इसको यूज करेंगे अपने रोडवेज और रेलवेज बनाने के लिए। इसके लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ये शुरू किया गया है। तो इन सबका जो संबंध है, इन सबका संबंध है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ऐसे भी करके कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में तो इन सब से सवाल आपसे पूछा जाएगा। जब इस PT को दे करके आएंगे, मेंस का जब हम सीरीज शुरू करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में मेंस के करेंट अफेयर के टॉपिक्स में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आइए, छोटी छोटी कुछ खबरें हैं। कभी कभी BPSC थोड़ा सा पागल टाइप का हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे डेट वो पूछ लेता है। जैसे 67वीं एग्जाम में आपसे पूछा गया कि अफ़गानिस्तान का अंतिम सैनिक कौन था, जो अमेरिका का जो छोड़ा था अफ़गानिस्तान को। अब ऐसा कौन सा सवाल होता है भाई, कौन अंतिम अमेरिका का सैनिक गया था, कौन पहला आया था? तो कभी कभी वो थोड़ा बहुत पगला जाता है। तो अग्निपथ योजना की घोषणा सरकार द्वारा किया गया था 14 जून 2022 को, और फिर उसके बाद हमारे देश में बहुत तोड़फोड़ हुआ था। तो ये बहुत राष्ट्रीय खबर बना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों में रहा, आज तक विवादों में है ये। और ये ऐसी योजना था ही, ऐसी योजना 4 साल के लिए युवकों को नौकरी दिया जाएगा। पक्ष विपक्ष में बहुत सारे तर्क वितर्क गढ़े गए हैं और मेंस में आने की पूरी संभावनाएं हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है, 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया गया है। इसके बारे में हमने कई बार बता भी चुका है, लेकिन अब सवाल अगर थोड़ा सा गहराई में पूछ लिया जाए कि कौन से कानून के तहत बंद किया गया है भाई, तो बंद किया गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत इसको बंद किया गया है। कौन किया है भाई, कौन सा डिपार्टमेंट बंद किया है? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा बंद किया गया है। यही सारा पर्यावरण से संबंधित देखता है मामले को। मिनिस्ट्री कौन है भाई? इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है केंद्र सरकार में, वही इसको लागू भी किया, बैन भी किया। 14वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है भाई? 2022 में चाइना में हुआ। अगली बार 2023 में ये साउथ अफ्रीका में होगा। ये ब्रिक्स सम्मेलन पिछले बार 2021 में भारत में हुआ था।
और ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब टोटल 9 देश शामिल हो गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट किया गया है भारत सरकार और यूएई की, यूनाइटेड अरब अमीरात। इससे संबंधित पिछले 3-4 सालों में ये देखा जा रहा है कि वेस्ट एशिया का सऊदी अरब हो, यूएई हो, इजराइल हो, इससे संबंधित कोई एक न एक सवाल बीपीएससी और यूपीएससी दोनों पूछते रही है। तो इंडिया और यूएई के साथ ये समझौता किया गया था। 18 फरवरी 2022 को ये एग्रीमेंट हुआ था। लागू कब हुआ? 1 मई 2022 को ये लागू किया गया था। अब यहाँ से 2 चीज़ याद रखना है, शायद कभी बीपीएससी का मूड घूम जाए तो ऐसा ऐसा सवाल वो पूछ देती है। यूएई के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहियान, ये पहले का था खलीफा। वहाँ का जो प्रिंस, ये राष्ट्रपति थे, वो मर गए। अब उनके पुत्र वर्तमान राष्ट्रपति बन गए हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान। तो बस थोड़ा सा खलीफा है और यहाँ पर मोहम्मद का अंतर है बाप बेटे में, याद रख लेना है। इसके बाद फिर है I2U2, एक नया संगठन बना है जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। ये 4 देशों से मिलकर के I2U2 ये बना हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना आया है? तो 135वां रैंक है। 163 देशों में भारत का शांति सूचकांक में शायद आ जाए। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंडिया का बात हो रहा है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों में भारत का रैंक 180वां है। सोच लीजिए, सबसे लास्ट में है हम इन्वायरमेंट के मामले में। और अभी अभी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अभी अपने सिंहासन के, यानी कि महारानी बनने की खुशी में, 70 साल हो गया उनको महारानी बने हुए, उसके खुशी में प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया है। प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महारानी की मृत्यु हो चुका है। ये 68वीं बीपीएससी के लिए एकदम तैयार क्वेश्चन है। इस बार तो नहीं पूछेगा उनके मृत्यु से संबंधित, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन तो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले तैयार हो जाता है। तो प्लेटिनम जुबली समारोह ये मनाया गया है, तो शायद आने की संभावना है प्लेटिनम जुबली के लिए। WTO का इस साल का बैठक जिनेवा में हुआ है, जिसमें भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गए हुए थे उसमें भाग लेने के लिए। मिताली राज का क्रिकेट से संन्यास हो गया है। मिताली राज के बारे में थोड़ा सा और सर्च आप कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पिछले बार जब कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी जब संन्यास लेता है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो सवाल पूछ लिया करता है। तो मिताली राज जो हमारे महिला खिलाड़ी हैं, बहुत लंबे समय से ये रही हैं भारत की खिलाड़ी। इन्होंने 8 जून 2022 को इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हो सकता है इसके साथ जोड़ के ये भी पूछ ले कि इनके साथ और कौन सा देश संन्यास लिया है, ऐसा ऐसा कभी पूछ सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन था? पिछले साल का विजेता फ्रांस था, इस बार का उपविजेता, और उस समय का क्रोएशिया उपविजेता था। फीफा 2022 कहाँ होगा? इस साल अभी होने वाला है नवंबर में कतर में, और 2026 में फिर ये 4 साल के बाद होता है। कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इन 3 देशों में ये अगली बार होगा। इस बार दल बदल कानून बहुत चर्चे में रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि कैसे ये शिवसेना की सरकार गिर गई और भाजपा और फिर उसके दूसरे गुटों ने मिल करके संविधान बनाया। हो सकता है इनडायरेक्ट रूप से ये सवाल पूछा जा सके आपसे। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत दल बदल कानून को संविधान के 10th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था। ये बस छोटी सी ऐसे न्यूज़ है, इसको ऐसे देख लेना है। इसके बाद आपको याद रखना है, ये 2 ऐसे चीज़ हैं जो बहुत ही फेमस हैं और इसको हर हाल में आपको याद होना ही चाहिए। जैसे आप जानते हैं टेनिस टूर्नामेंट होता है। टेनिस टूर्नामेंट हर साल 4 खेल होता है इसके तहत। पहला होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जनवरी-फरवरी में होगा। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन होता है। तीसरा विंबलडन होता है। चौथा अमेरिकी ओपन होता है। इसमें होता तो है 6 स्पर्धाओं के लिए। सिर्फ आपको याद रखना है इसमें पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता, सिंगल विजेता कौन है। जैसे पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियाई ओपन नोवाक जोकोविच जीते।
फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच जीते, विंबलडन में भी नोवाक जोकोविच जीत गए, लेकिन अमेरिकी ओपन में डेनिस मेदवेदेव एक जीत लिए। बस इसको ऐसे याद रखना है। महिला सिंगल विजेता कौन है भाई? नाओमी ओसाका है। नाओमी ओसाका महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इसके बाद में फ्रेंच ओपन महिला विजेता बारबोरा क्रेज़िकोवा। इसके बाद में विंबलडन में एशले बार्टी महिला जीती हैं, और अमेरिकी ओपन में एमा रादुकानु। तो ये तो बताए हमने 2021 का, और 2022 का आप एकदम याद करके जाइएगा कि 2022 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन कौन सा देश जीता है। 2022 का फ्रेंच ओपन महिला पुरुष दोनों में से कौन कौन से जीता है, और विंबलडन तक आने की पूरी संभावना है। विंबलडन में महिला और पुरुष कौन जीता है, ये आपके ऊपर हम ये टास्क देते हैं कि आप सर्च करके, ये तो हमने 2021 के बारे में बताया है, आप 2022 के बारे में लिख करके याद कर लिए, शायद एक नंबर आप आगे हो जाएं। तो ये हमारा काम है, आपको करना काम है। तो आप एक बार करके देखिए और फिर देखिए कैसे आप बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं लेते हैं। बस इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा याद नहीं करना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट देखते हैं, जो बीपीएससी कभी कभी ऐसा सवाल पूछती है और स्टूडेंट को भरमाते रहती है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद जो करना है, ज़्यादा नहीं। इन सब आंकड़ों में आपको कुछ नहीं उलझना है, सिर्फ आप ये केवल ये याद रख लीजिए कि बिहार के टोटल जो क्षेत्रफल है उसका कितना % बिहार में जंगल है, फॉरेस्ट है, वन है। कितना है? 7.84% हमारे यहाँ जंगल है। बस सिर्फ यही एक पॉइंट आप रट जाइए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं रटना है। इसके बाद दूसरा जो इसमें आपको याद करने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ ये याद आप कर लीजिए कि बिहार के कौन से ज़िले में सर्वाधिक जंगल है। सबसे ज़्यादा कौन सा ज़िला है जंगलों से भरपूर? कैमूर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे चंपारण है, तीसरे नंबर पे रोहतास है। बस इतना ही याद रखना है। तो ये हो गया क्षेत्रफल के आधार पर, और ये न्यूनतम है। शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद ये न्यूनतम है। एक परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कौन है? परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा ज़िला कौन सा है? सर्वाधिक कैमूर है, उसके बाद जमुई है, उसके बाद नवादा है। बस इतना याद रख लीजिए। एक पॉइंट सिर्फ ये याद रखिए आप कि क्षेत्रफल का, बिहार के टोटल क्षेत्रफल का 7.84% में फॉरेस्ट है, जंगल है। और दूसरा ये याद आपको रखना है कि बिहार में सर्वाधिक जंगल वाला जिला कौन सा है? कैमूर है, दूसरे स्थान पर चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। परसेंटेज में कैमूर, जमुई और नवादा। और सबसे कम कौन से जिला में है? शेखपुरा में है, सबसे कम है। ऐसे आपको याद रखना है। बस बिहार का आपका फॉरेस्ट हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। नहीं पढ़ चुके हैं तो एक बार आप रैंडमली देख ही लेना है आपको कि 92वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, इसके बाद में थुंगन समिति, फिर गाडगिल समिति, और फिर इसके बाद में ग्राम पंचायत की स्थापना होती है। और ये सारे के सारे ये दिए गए हैं, और बीपीएससी बहुत बार इसका यूज कर चुकी भी है। तो आपको इसको याद रखना चाहिए, याद होना भी चाहिए। ये सब इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद आप थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लेकर के चलते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीपीएससी का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है बिहार का जिसमें बौद्ध धर्म से नहीं पूछता है सवाल। तो बौद्ध धर्म से बेसिक चीज़ तो आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अब जानने के लिए ज़्यादा टाइम है भी नहीं आपके पास। सिर्फ इस समय बस इनका ये जान लीजिए कि इनका अष्टांगिक मार्ग का ये था, इनका विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 गो सिद्धांत, ये अपना किताब की रचना वो हुआ था। त्रिरत्न इनका बुद्ध, धम्म और संघ था, इनका त्रिरत्न सिद्धांत था। इसके बाद बौद्ध संगीति आप केवल याद कर लीजिए, इसके बाद और कुछ नहीं याद करिए। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था?
राजगीर में हुआ था, शासक अजातशत्रु जब था, अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। इसके बाद दूसरा शासक हुआ था वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में, अध्यक्ष बने थे साबाकामी। तीसरा है पाटलिपुत्रा में हुआ था, शासक बने थे अशोक, अध्यक्ष बने थे मोगलीपुत्र। चौथा हुआ था कुंडलवन में, कनिष्क शासक था, अध्यक्ष बने थे वसुमित्र। इतना आप याद कर लीजिए, 1 नंबर फिक्स है आपको बुध से। बस इससे ज़्यादा अभी पढ़ने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। बस इतना आप याद कर लीजिए एक बार, शायद यहाँ से 1 नंबर आपको मिल जाए। एक जैन धर्म में है, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। एक बार 65वीं बीपीएससी में बीपीएससी ने सवाल पूछा था कि त्रिरत्न का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या पारसी धर्म से, और 1 से अधिक उत्तर है। कितने लोगों ने उसको बौद्ध धर्म उसको लगाते चलाया, जबकि त्रिरत्न का सिद्धांत दोनों में है। शब्द का अलग अलग हेर फेर किया गया है, त्रिरत्न का सिद्धांत दोनों में है, जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है। तो ऐसे बीपीएससी समय समय पर ये सब ऐसा करते रहती है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। इनका भी सारा ये सब कहानी आप जान ही रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है। बस जो जान रहे हैं उसी को रिवीजन कर लीजिए। बस हमने रिवीजन के लिए केवल ये थोड़ा सा आपको हमने दे दिया है कि एक नज़र देख लीजिए, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपको। और बौद्ध संगीति भी 2 बार हुआ है। पहला हुआ था 320 में पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अध्यक्ष बने थे स्थूलभद्र बने थे। दूसरा हुआ था वल्लभी में, अध्यक्ष बने थे देवर्षि क्षमाश्रमण। इस तरह से जो काम जैन धर्म में हुआ वही बौद्ध धर्म में हुआ। तो बौद्ध धर्म इनका भी त्रिरत्न था, इनका भी त्रिरत्न है, बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर किया गया है, बाकी सब वही है। और इससे संबंधित मंदिर कहाँ है, जैन मंदिर कहाँ भाई है, खजुराहो का मंदिर है, कल्पसूत्र ग्रंथ भी है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैनों का धर्म केंद्र है। ऐसे ऐसे कुछ जैन धर्म के बारे में है। जैन धर्म के बारे में आप जानते ही होंगे, इसके बारे में देख लीजिएगा। अब एक लास्ट आपका ये करेंट अफेयर आता है, गांधी शांति पुरस्कार 2019 व 2020 का। ये हमें तो बहुत इम्पोर्टेंट ये लग रहा है, और शायद आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार के वर्ष 2019 और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा केंद्र सरकार ने किया है। अब 2 लोगों को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। 2019 के लिए एक को दिया गया है, एक को दिया गया है 2020 के लिए। और ये दोनों ऐसे सर्वकालिक नेता थे जो भारत के साथ इनके संबंध बहुत मजबूत थे। वर्तमान सरकार ने यही काम किया है। पहला ये है काबूस बिन सैद अल सैद। ये कौन है भाई? ओमान के दिवंगत सुल्तान थे ये, ओमान के, जो ओमान तेल का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं उसको। उन्हीं रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए मोदी जी ने ये प्राइज़ इनको दिया है, और अच्छे संबंध बने रहे थे हमारे। तो ये कौन है? काबूस बिन सैद अल सैद। इनको 2019 के लिए दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। और 2020 के लिए ये है शेख मुजीब उर रहमान, जो बांग्लादेश के संस्थापकों में से एक थे, बांग्लादेश की जब उदय हुआ था, तो इन्हीं को दिया गया है। तो एक थे ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया जाएगा। दूसरा था बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले बंग बंधु शेख मुजीब को यह पुरस्कार उनके अहिंसक व अन्य गांधीवादी तरीकों के लिए इनको दिया गया है। तो 2019 के लिए किसको मिला है भाई? और 2021 को ये दिया गया था प्राइज़। ये इस पुरस्कार के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का चयन प्रधानमंत्री के जूरी ने किया था। 2019 के लिए तो यही याद रखना है आपको, 2019 और 2020 के लिए एकदम से एकदम कन्फर्म आपको याद होना चाहिए भाई, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और हमारा पूरी अनुभव तजुर्बा ये कहता है कि शायद इनके बारे में पूछ लिया जाए। 2019 के लिए इनको दिया गया है, 2019 के लिए
और 2020 के लिए इनको दिया गया है मुजीब उर रहमान शेख रहमान है, जो बांग्लादेश के संस्थापक थे और ये ओमान के पूर्व सुल्तान थे ये। तो इस तरह से इन लोगों को दिया गया है प्राइज़। तो हमारा करेंट अफेयर अब यहाँ पर स्टॉप हम करते हैं और इन करेंट अफेयर को आप देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टॉपिक्स हमने दिए हैं क्या उसकी आने की संभावना नहीं है। जब अगर ऐसे करेंट अफेयर संभावना नहीं है तो फिर किसकी है। तो आप अंत तक वीडियो बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।